हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राव आप लोग का दोस्तों एक बार फिर से R2R एजुकेशन चैनल में दोस्तों स्वागत करता हूं। ये दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और दोस्तों के पास क्या करें, शेयर करें, ताकि इस चैनल पर जुड़ते ही आप लोग को नए नए जो वीडियोज़ होते हैं, जो प्रैक्टिस के जो कंटिन्यूस चल रहे हैं, वो आप लोग को प्राप्त होते रहें दोस्तों। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अपने मित्रों के पास शेयर कर चुके होंगे दोस्तों। तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस नंबर जो आज है मित्रों हम लोग का, ये क्या है, 7वां है। कौन सा है मित्र? ये 7वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो पहला प्रश्न कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। और जो तीसरा ऑप्शन है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों, कह रहा कि कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़ सके। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं कि जो सबसे सटीक जो आंसर दिखाई पड़ रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो क्या आप स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि हम क्या करें, हम ऐसे सुनिश्चित करें दोस्तों कि प्रत्येक बच्चा अपनी संभावना को प्राप्त करने का उसे अवसर मिले। दोस्तों यहाँ अवसर जो मिलने की जो बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव वे में, किसी दोस्तों ये पॉजिटिव वे में ली जाती है, जो इससे हमारा आंसर सही होने का पूर्ण रूप से संकेत दे रहा। अर्थात ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो क्या है, सही है। मित्र आगे चलते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है, कह रहा कि अर्थात 2 कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार की सहायता करेंगे। पहला है ऑप्शन कि बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने के बाद, दोस्तों कर जहां याद करने की बात आती है वो पहले ही निगेटिव हो जाता है। दूसरी ऑप्शन है कि यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देने। दोस्तों ऐसा NCF 2005 कहता ही नहीं कि उन बच्चों को दंड दिया जाए, उनको याद करने की बात की जाए। फिर लिखा हुआ है कि तथ्यात्मक जानकारी दें दोस्तों। फिर चौथा कह रहा है कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर दे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ अवसर देने की फिर बात की जा रही, अर्थात ऑप्शन नंबर 30 चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 गलत, 2 गलत, 3 गलत और चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि पहला है ऑप्शन कि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है कि पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी दोस्तों। फिर तीसरा है कि जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे, और पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा दोस्तों। तो इसमें जो दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों, अगर यहाँ देखेंगे तो कह रहा है कि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जाती है दोस्तों। जहाँ यहाँ कह रहा कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें पर एक प्रमाण पत्र दिया जाता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये इससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 से, कि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ दोस्तों कहीं ना कहीं ये लिखे जा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में शिक्षिका की दोस्तों अर्थात टीचर की, दोस्तों देखते हैं कि टीचर की भूमिका क्या होती है। टीचर की भूमिका क्या होती है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि समय सारणी को कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम में बंधे रहना। दोस्तों जहाँ कठोरता की बात आ जाएगी वो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। सीखने की विश्वसनीयता स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन करने की सुविधा देना। दोस्तों देख रहे हैं कहीं ना कहीं स्वतंत्र चिंतन की दोस्तों ये बात की जा रही है। अर्थात कहीं ना कहीं अगर देखते हैं, अब इस ऑप्शन को हम छोड़ कर चलते हैं, अगली की तरफ चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को भरपूर करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। कहीं परीक्षा के लिए दोस्तों तैयार, अर्थात कह रहा कि अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण तैयार करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। कहीं दोस्तों यहाँ परीक्षा तैयार करने की बात, कहीं नेगेटिव की बात की जा रही है।
फिर कह रहा कि चौथा ऑप्शन, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तर के लिए तैयार करना। दोस्तों जरूरी कि ये बच्चों को हम हर चीज़ एकदम सही तरीके उत्तरों के लिए ही तैयार करें। कहीं ना कहीं उनकी कॉन्सेप्ट्स जो होती हैं, उनके जो क्या होते हैं, उनको बार बार ऐसे अवसर दे ताकि वो क्रिएटिविटी करे, अर्थात कहीं ना कहीं वो अपसारी चिंतन के बारे में वो क्या करे, अपना तर्क वितर्क कर सके। दोस्तों तो इसके बेस पर अगर देखते हैं कि जो शिक्षक की दोस्तों भूमिका क्या होती है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ जाएंगे कि सीखने की विश्वसनीयता स्थितियाँ को जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन में की सुविधा देना। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर दूसरा चौथे का सही जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले तरफ के प्रश्न। दोस्तों प्रश्न नंबर पाँचवा क्या कह रहा है? पाँचवा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। दोस्तों बच्चों की त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो पहला है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि बच्चों की गलतियों को गंभीरता से ले जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड, दोस्तों ये कहें दंड की जहाँ बात आ जाएगी, जहाँ उनके बच्चों के खिलाफ आएगा, वो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं है। कौन सा कह रहा है कि बच्चों के पास विचार करने की दोस्तों क्षमता नहीं होती है। दोस्तों ये तो पूर्ण रूप से रंग दिखाई पड़ रहा है, अर्थात उनमें क्षमता होती है। दोस्तों फिर कह रहा है कि बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं या जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं। दोस्तों तो कहीं ना कहीं ऑप्शन हमारा क्या चौथे की तरफ दोस्तों जा रहा है कि पाँचवें का चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चलते छठवें की तरफ कह रहा है कि प्रश्न नंबर छठवां कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि पहला कह रहा है कि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। दूसरा कह रहा है कि आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। फिर तीसरा कह रहा है कि आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों ये कहीं महत्वपूर्ण की बात दोस्तों कर रहा है, ये भी गलत है कि बच्चों को अंक दे जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें और अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर आए, अर्थात हम बच्चों में कभी भी तुलना उनमें क्या करेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ केवल अंक की हम दोस्तों भी बात नहीं करेंगे, हम क्या यहाँ केवल अंक की भी बात नहीं करेंगे। और आकलन ही एकमात्र दोस्तों ऐसा तरीका नहीं है कि हम क्या करें, बच्चों को आश्वस्त करें कि बच्चों को पढ़ा और क्या सिखाया गया। दोस्तों तो हम लोग का ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि आकलन से अध्यापक और बच्चों के अधिगम को समझता है दोस्तों, और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर हम लोग पहले की तरफ जाएंगे और पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर जो दोस्तों क्या है, ये सातवां काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सरल सा क्वेश्चन है। इसको पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों काफ़ी लंबा है, इससे आप लोग डरिएगा मत, लेकिन कहीं ना कहीं इसके आंसर बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही आसानी से आप लोग इसको पकड़ लेंगे। दोस्तों कह रहा है कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अर्थात एनसीएफ 2005। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। दोस्तों तो हम लोग प्रश्न अगर सातवें की अगर ऑप्शन की बात करते हैं, पहला कह रहा है कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना। दोस्तों कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि यहाँ अवसर की बात आ रही है, देखते हैं आगे, देखते क्या होता है कि बच्चों के अनुभव को निरस्त की बातें होती ही नहीं है। फिर कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करने, जरूरी नहीं दोस्तों कि आप बच्चे के उनके जो पाठ्य पुस्तक होते हैं उनके एक क्रमवार से ही कार्य को कराए, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा। और तीसरा क्या होगा, गलत हो गया। चौथा देखते हैं, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी पुस्तिका में उत्तर लिखे। दोस्तों प्रश्न हर प्रकार के होने, दोस्तों प्रश्न क्या होने चाहिए, हर प्रकार के होने चाहिए। अर्थात कभी भी किसी भी मान लो अगर कोई छात्र उसमें ऐसा बैठा कि उस कमज़ोर हो तो केवल उसके क्या जो बच्चा उसमें क्या है क्रिएटिविटी है, अर्थात जो प्रतिभाशाली बच्चा उसके अकॉर्डिंग प्रश्न नहीं होने चाहिए, अर्थात जो उस बच्चे उस क्लास में बैठे हैं सबके अकॉर्डिंग प्रश्न होना चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा भी नहीं सोएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमें बच्चों को उनकी समझ के लिए अवसर देने की आवश्यकता होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8वां कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है। पहला कि बच्चे के नियंत्रण में रखें, नियंत्रण की बात कही ना थी, अन्य बच्चों के साथ तुलना,
तुलना की बात दोस्तों, बच्चों को प्रेरित, जी दोस्तों यही होगा, बच्चों को प्रेरित करने में दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं चौथा, बच्चों को डांटने में, ये भी नेगेटिव की पॉइंट की बात करें, अर्थात ऑप्शन 8वें का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा तीसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 की देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि भावनाओं, अधिगम और अप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। पहला ऑप्शन है कि सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। फिर क्या, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। फिर क्या, सीखने के लिए अप्रेरित करने में भावना की कोई भूमिका ऐसी तो है ही नहीं, कि कोई भी अगर चीज़ सीखना हमको तो कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट होना चाहिए, और उसके लिए इसकी महत्वपूर्ण दोस्तों भूमिका होती है। तो ये ऑटोमेटिक ही हो रहा है। क्या है कि कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं दोस्तों, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर हम निपुण ही होंगे तो हम क्यों उस चीज़ को सीखेंगे। अर्थात हमें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें अपने पूर्व ज्ञानों की आवश्यकता होती है, और जो हम क्या कर सकते हैं, अपने बड़ों से, अपने क्या करते हैं, उनसे सीखने की आवश्यकता। अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा, चौथा और तीसरा तो वैसे ही गलत हो रहा है। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रखना ऐसी कोई बात नहीं। अर्थात देखते हैं ऑप्शन नंबर दूसरे की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा ना क्या कह रहा है कि प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती, जैसे क्या होती है, जुड़ी होती है दोस्तों। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न नंबर 10 की बहुविकल्पीय प्रश्नों, क्या कह रहा है, बहुविकल्पीय प्रश्नों की आकलन करते हैं की योग्यता का। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की आकलन करते हैं किसकी योग्यता का दोस्तों। पहला है ऑप्शन कह रहा है कि सही उत्तर का निर्माण करने, सही उत्तर की व्याख्या करने, सही उत्तर की पहचान करने और सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने में दोस्तों। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं दोस्तों, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आपके 4 ऑप्शन होते हैं। कोई प्रश्न होता है, उसमें क्या होता है, पहले ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन होता है। इसमें से ऐसा था कि जो चारों ऑप्शंस होते हैं, इसमें से 3 ऑप्शन कैसे होते हैं, गलत होते हैं, और उसमें से एक उत्तर क्या होता है, सही होता है। और हम क्या करते हैं, सही उत्तर की पहचान करते हैं दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर तीसरा सही जाएगा, 10 होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं दोस्तों। यहाँ देखते हैं नेगेटिव की बात की रही कि समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन सा इसमें तत्व शामिल नहीं है। पहला, मूल्य और विश्वासों का अर्जन दोस्तों, ये बिल्कुल है। आनुवांशिक चरण, आगे की ऑप्शन देखते हैं। एक सांस्कृतिक की रीतियों और मानदंडों को सीखना, ये भी जरूरी दोस्तों है। और कौशलों का अर्जन दोस्तों, ये सब बहुत ही जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर सामाजिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो आनुवांशिक चरण की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। तो इसके चलते के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें गलत होगा, और जो गलत होगा वही क्या होगा, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये सही होगा। अर्थात 11वें का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या रहा है कि मानसिक संरचनाएं दोस्तों, क्या करें, यहाँ मानसिक संरचनाएं की बात कर रहा है। जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस पद या किस शब्द का प्रयोग किया दोस्तों। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ते होंगे, और हमने खैर इसमें कहीं कहीं बीच में चर्चा की है। पहला जिन के बारे में दोस्तों, दूसरा कह रहा है कि परिपक्वन प्रखंड की, और तीसरा इसमें स्कीमा या अवधारणा की बात कर रहा है, और विकास के क्षेत्र की। अगर विकास के क्षेत्र की बात करें दोस्तों, ये कहीं ना कहीं वाइगॉस्की की दोस्तों जी है। हम देखते हैं क्या करते हैं कि जो ये स्कीमा है दोस्तों, ये इसकी बात करती है, अर्थात पियाजे के जो स्कीमा होती है दोस्तों। अगर किसी भी चीज़ को अगर बच्चा पहली बार देखता है तो अपने माइंड में क्या कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, और इस चीज़ को कभी भी दोस्तों नहीं बोलता, और वो क्या कहलाता है, मानसिक संरचना के विषय में क्या है, स्कीमा कहलाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर तीसरा कह जाएगा सही, बराबर का। देखते हैं प्रश्न नंबर 14, देखते हैं 13 क्या कह रहा है। 13 कह रहा है कि वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं दोस्तों। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। कहीं ना कहीं अगर इनकी बात करेंगे वाइगॉस्की, तो इन्होंने क्या दिया, क्या दिया, इनर स्पीच, अर्थात क्या दिया है, प्राइवेट स्पीच की बात दोस्तों इन्होंने बात किया है। तो पहले देखते हैं, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, क्या होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, कहीं ना कहीं ये देखते हैं, इसकी बात करते हैं। फिर अगर बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। जी दोस्तों, ये एकदम सटीक आंसर है कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए क्या करते हैं, वो स्वयं से बात करते हैं। अर्थात जो उनकी प्राइवेट जो स्पीच होती है, कहीं ना कहीं इस पर ये फॉलो करती है कि बच्चे अपने कार्य को करने के लिए
कार्य को दिशा देने के लिए क्या करते हैं, वो स्वयं से ही बोलते हैं। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 30 चौथे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि 14 क्या कह रहा है कि अधिगम अशक्तता वाले बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे दृश्य शब्दों अर्थात साइड वर्ड्स को आसानी से पहचानने में सक्षम पहचानते और समझते हैं। तीसरा कह रहा है कि बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है और बच्चे निम्न बुद्धि लब्ध वाले होते हैं। तो बच्चे निम्न बुद्धि लब्ध वाले होते हैं, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। बच्चे दृश्य शब्दों साइट वर्डों को आसानी से दोस्तों पहचानते हैं और समझते हैं, ये भी दोस्तों सही, अर्थात ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में क्या होता है दोस्तों, ये भ्रम होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला 14 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं देखते हैं कि इसमें क्या, अगर बच्चा क्या, अगर पी लिखा हुआ है क्या, अगर बी लिखा हुआ है तो बच्चा उसको कहीं कहीं नहीं डी पढ़ता दोस्तों। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि ऐसे अगर तारे जमी की मूवी पे जाएँ दोस्तों तो उस पर कहीं ना कहीं ये चीज़, इन चीज़ों की जिक्र की गई है। बहुत ही दोस्तों ये एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15वें की तरफ। 15वां क्या कह रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की बात आ रही है। तो अगर देखते हैं कहीं ना कहीं अगर क्रिएटिविटी की बात आ गई है तो ये कहीं ना कहीं क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की जा रही है, अब सारी चिंतन की बात कर रही है। देखते हैं कहीं ना कहीं मिलता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बुद्धि एक प्रकार का जो उन कौशलों से संबंधित होता है जो संचित किए गए ज्ञान अनुभव पर निर्भर होते हैं। फिर बुद्धि एक प्रकार का जो संसाधन है कि उसकी गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता होती है। और क्रिएटिविटी अर्थात सृजनशीलता 200 से ऊपर की बुद्धि से सर्वाधिक बेहतर और ढंग से परिभाषित होती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम क्रिएटिविटी की बात की है तो अपसारी चिंतन की बात आएगी। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन देखते हैं, इसके एक ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ जाएगा प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, कि समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की दोस्तों क्या होती है, इनमें योग्यता दोस्तों क्या होती है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 15 में के ऑप्शन नंबर तीसरे की तरफ जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि भारत में बहुत से बच्चे हैं, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करती हैं। कहना कि हम देखते हैं। फिर आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए दोस्तों। अक्सर हम देखते हैं जो लड़कियां ही होती हैं वो क्या करती हैं, अगर विद्यालय आने से पहले घर का पूरा काम करती हैं और जैसे ही घर पहुंचती हैं बेचारियाँ क्या करती हैं, छात्राएं, वो फिर उसी काम में जुट जाती हैं, चाहे उनको पढ़ने का मौका मिले या ना मिले। ये कहीं ना कहीं अगर देखते हैं तो इस पर हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से क्या करता है, जोड़ता हो। कहीं कहीं देख रहे कहीं ना कहीं उसके पूरे ज्ञान की बात अर्थात घरेलू जीवन से दोस्तों बात की जा रही है। अभी इस ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा कह रहा है कि शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए बहुत जल्दी उठें और देर तक रुकें। ऐसी दोस्तों कोई बात नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या करें, हम बच्चों पे बोझ कतई नहीं डालेंगे। बच्चों को क्या करेंगे, उनको हम बराबर अवसर देंगे, उनकी हर चीज़ों को उनके जो कार्य होंगे उनके जीवन से जोड़ने की दोस्तों हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन क्या है, गलत है, नेगेटिव की बात कर रही है ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा करने के लिए ट्यूशन लगवाएंगे। ट्यूशन की बात कही नहीं जाती है। उससे उन बच्चों को कठोर दंड, जो है दंड की बात आ गई। तो कहीं ना कहीं क्या है, ऑप्शन नंबर 3 और 2, 3, 4 गलत है। ऑप्शन नंबर पहला ही क्या है, सही है, कि शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य जो 200 देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए कार्य अधिगम को बच्चों को घरेलू जीवन से क्या करे, जोड़ता रहे। अर्थात बच्चे काम करते हुए क्या करें, उन सब चीज़ों को क्या करें, सीखते रहे। अर्थात ऑप्शन नंबर पहला क्या जाएगा, सही हो जाएगा 16 का। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक प्रभावी कक्षा में, पहला ऑप्शन, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेंगे। दूसरा, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक की प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। दोस्तों ये कहीं ना कहीं परीक्षा लेता रहता है, बात आ गई, अर्थात ये कहीं ना कहीं गलत है। फिर बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड देने का प्रयोग करते हैं। जहाँ दंड की बात आई ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अर्थात दूसरा और तीसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। बच्चे क्या कह रहा है कि बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं
और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वो ऐसा ही करते हैं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या जाएगा 17वें का सही हो जाएगा कि बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन या सहयोग हेतु शिक्षक की दोस्तों क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर पहला क्या जाएगा 17वें का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध क्या कह रहा है कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करता है। पहला कह रहा है कि अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों को सहायता करेगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा दोस्तों। फिर अगर देख सकते हैं कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए कठिन बनाएगा और शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्पण को आसान बनाएगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को दोस्तों क्या कर रहा है, एक बड़े असंबद्ध भाग को क्या प्रस्तुत करता है दोस्तों। अगर देखें कहीं ये तीसरा जो क्या है इसका 18वां जो क्वेश्चन है, तो शिक्षार्थियों के लिए अवधारणा कॉन्सेप्चुअल समझ को क्या करते प्राप्त करने के लिए ये क्या करेगा, ये कठिन बनाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा सही जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों आप लोग अभी भी हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के पास दोस्तों शेयर कर लें, क्योंकि देख रहे हैं कि हम काफ़ी अच्छे समझाने की कोशिश कर लें और आप लोग को काफ़ी समझ में भी दोस्तों आ रहा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर करते होंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 पर बढ़ते हैं। प्रश्न 19 क्या कह रहा है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं दोस्तों, क्या बच्चे भाषा इसलिए अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं, या प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है दोस्तों। बहुत ही दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पहला कह रहा है कि क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। दूसरा कह रहा है कि भाषा के विकास पर संज्ञान का दोस्तों प्रभाव है। प्रकृति और पोषण पर बहस है, और बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यहाँ कह रहा है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, और ये अपने माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उनसे गहन रूप से सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, ये प्रकृति और पोषण पर क्या है, ये बहस है दोस्तों। तो अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा 19 का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन, ये दोस्तों किसकी है, जीन पियाजे की दोस्तों आ गई क्वेश्चन। कह रहा है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता दोस्तों। यहाँ अमूर्त चिंतन की दोस्तों बात करें, अर्थात जो वस्तु को हम ना दिखाई पड़े उसको हम क्या कर अमूर्त रूप से दोस्तों सोचते हैं। तो पहले मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, ये तो गलत हो जाए क्योंकि हम वस्तु को देखकर उस पर हम क्या करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। संवेदी दोस्तों ये भी नहीं होगा। जो सेंसरी मोटर्स होते हैं अर्थात जो पहली अवस्था की है। पूर्व संक्रियात्मक अर्थात जो इनकी अवस्था है दोस्तों, हम क्या करेंगे, किसकी तरफ जाएंगे, ये हम जाएंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर दूसरे की तरफ दोस्तों जाएंगे, और ऑप्शन नंबर दूसरा ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें एक आती है वस्तु अस्थायित्व, ऑप्शन नंबर अगर दूसरे क्या चौथे की जाएंगे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों एक वस्तु अस्थायित्व की दोस्तों बात आती है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वस्तु अस्थायित्व जीन पियाजे की किस अवस्था में दोस्तों आता है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में दोस्तों ये आता है। तो जो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन है दोस्तों, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। जो 11 से ये प्लस क्या करता है, चलता रहता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत कर रहा है दोस्तों। एक बच्चा जो है वो क्या कह रहा है, तर्क प्रस्तुत कर रहा है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा। एक बच्चा वो तर्क कर रहा है, तर्क क्या कह रहा है कि आप मेरे लिए करें, आप यह मेरे लिए करें और वह आपके लिए करूँगा, मैं करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग नैतिक तर्कणा के किस अवस्था के लिए दोस्तों करा। कहीं ना कहीं ये दोस्तों जो कोहलबर्ग की दोस्तों अगर बात करें, अगर एक कोहलबर्ग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उसकी बात संकेत कर रहा है कि अच्छा लड़की और अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की दोस्तों अभिमुखीकरण की बात कर रहा था। ऑप्शन नंबर पहला ही दोस्तों सही है, हमको और कहीं जाना ही नहीं दोस्तों। ये कह रहा कि आप मेरे लिए आप यह मेरे लिए करें, अर्थात एक अच्छा और आप मैं उसके लिए करूँगा। अर्थात क्या है, कहीं ना कहीं एक अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की की ओर क्या कर रहा है, अभिमुखीकरण दोस्तों कर रहा है। अर्थात ऑप्शन नंबर पहला 21 का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, प्रगतिवादी शिक्षा क्या है दोस्तों। प्रगतिवादी दोस्तों शिक्षा क्या है,
पहला कह रहा है कि अनुबंधन और पूर्वबंध के सिद्धांतों पर आधारित है, और ये जो कह रहा है दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होती है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, तीसरा कह रहा है कि इस मत पर विश्वास करते कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए गए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। फिर कह रहा है कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक दोस्तों बल देती है, तो ऑप्शन नंबर चौथा ही किया जाएगा सही है। प्रगतिवादी जो शिक्षा दोस्तों वो क्या करती है, समस्या समाधान और जो इनकी जो सोच होती है दोस्तों, आलोचनात्मक जो चिंतन होती है, क्या करती है, ये कहीं ना कहीं क्या करती है, उस पर ये सोच डालती है दोस्तों। क्या करती है, ये उस पर कहीं ना कहीं ये सोच मतलब अधिक से अधिक बल देती है, अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा 22 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने में प्रश्न किसको दोस्तों बढ़ावा देता है। पहला कह रहा है कि बच्चों का मानकीकृत आकलन, दूसरा कह रहा है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, अवसारी चिंतन और जानकारी का पूर्ण स्मरण दोस्तों। तो अवसारी चिंतन ऑटोमेटिकली ही गलत हो गया। कहीं प्रश्न प्रोत्साहित करने के दोस्तों बढ़ावा देता है, अर्थात बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं जो 23 का जो हो जाएगा, 23 का दूसरा क्या जाएगा सही, अर्थात विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन की दोस्तों यहाँ बात की जा रही है दोस्तों। अर्थात कहीं ना क्या कर रहा है, एक दूसरे से ये क्या कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है दोस्तों। यहाँ जहाँ प्रश्नों की बात आती है तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या जाएगा सही है 23 का। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। पहला, विकास अधिगम से स्वतंत्र है। दूसरा कह रहा है कि अधिगम विकास से पीछे रहता है। तीसरा कह रहा है कि अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं। और जो चौथा ऑप्शन है, कह रहा है कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है दोस्तों। तो 24 का क्या जाएगा दोस्तों, ये चौथा दोस्तों सही जाएगा कि जो विकास और अधिगम के बीच जो संबंध दोस्तों, वो अधिगम और विकास एक जटिल रूप से क्या करते हैं, अंतः संबंध अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर चौथा 24 का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है दोस्तों। एक विकास का सिद्धांत नहीं दोस्तों। कभी भी जब आपको नेगेटिव वाले प्रश्न दिखाई पड़ता है तो उसमें से आपको जहाँ नहीं लिखा हो, केवल लिखा हो, मात्र लिखा हो, तो इस चीज़ को आप लोग अंडरलाइन या गोला बना लीजिए दोस्तों। उसके बेस पे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। पहला कह रहा है कि विकास संशोधनीय योग्य है। फिर कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तीसरा, विकास जीवन पर्यंत होता है दोस्तों। और विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से दोस्तों प्रभावित तो होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं, कह रहा है कि विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण से दोस्तों जुड़ता है, ये दोस्तों सही है। विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये भी सही है। विकास को हम क्या कर सकते हैं, संशोधन भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसका हम संशोधन भी दोस्तों कर दें। तो अर्थात ये है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये है ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या, दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित दोस्तों नहीं होता है। अर्थात 25 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता दोस्तों, ये बाल केंद्रित कक्षा की दोस्तों बात कर रहा है। पहला ऑप्शन कि चिंतन की भूमिका ज्ञान को सीखने, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों को मानक मापदंडों पर आकलन करना है। शिक्षक के मार्गदर्शन से भारतीयों को अपनी स्वयं की समझ को निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। फिर कह रहा है कि शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है, वो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार के साथ निर्धारित करता है। और चौथा कह रहा है कि शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के रूप में तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उनमें उपयुक्त पुरस्कार दोस्तों क्या करता है, देता है दोस्तों। तो हम देख रहे हैं जो 26 का दोस्तों, कहीं 26 का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा दोस्तों। ये जो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, ये सही। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों। पहला ऑप्शन है, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्ध परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्रीय संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण गति, संवेदी विभेद आदि। तीसरा कह रहा है कि
बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। और कह रहा है कि बुद्धि बहुआयामी है, इसके कई दोस्तों पहलू होते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो बुद्धि होते हैं दोस्तों, इसके बहुत से दोस्तों क्या होते हैं, आयाम होते हैं। तो बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई इसके पहले है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर बात करें हम दोस्तों हार्वर्ड गार्डन के दोस्तों बात करते हैं, हार्वर्ड गार्डन के दोस्तों अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने बुद्धि के 10 प्रकार दिए दोस्तों। क्या दिए, बुद्धि के 10 प्रकार दिए। तो इससे कहीं ना कहीं सिद्ध हो रहा है कि बुद्धि क्या है, उसके बहुत से आयाम होते हैं और इसमें से कई पहलू उसमें क्या होते हैं, नहीं तो एक दूसरे से होते हैं। तो अर्थात 27 का ऑप्शन नंबर चौथा क्या जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं क्या कर रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिंग जेंडर पक्षपात, कह रहा है कि लिंग अर्थात जैसे जेंडर इंग्लिश कहते हैं, पक्षपात की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन दोस्तों इसमें क्या है, कह रहा है कि आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कियों और लड़कियों को मौजूद है दोस्तों, ऐसा नहीं है। स्त्रियोचित और पुरुषित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध स्वयं का बोध होता है। अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं के विकृत होते हैं, ये भी दोस्तों सही है, अर्थात ये तीनों तो सही दिखाई पड़ रहा है। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों में भिन्न प्रकार का व्यवहार, दोस्तों कभी भी हम लड़कों और लड़कियों में भिन्न प्रकार के उन्हें व्यवहार नहीं करेंगे। तो अर्थात क्या होगा, हमारा 28 का ऑप्शन नंबर चौथा क्या जाएगा, सही होगा। हम क्या करेंगे, चाहे हमारे मेल्स हों और चाहे हमारे क्या हों फीमेल्स हो, उन पे हम क्या करेंगे, बराबर दोस्तों क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है दोस्तों। पहला कह रहा है कि कक्षा गतिविधि के समय गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। दूसरा, उन्हें याद करना दोस्तों में आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है, ये भी गलत है। माता पिता को बुलाएंगे, उनमें बच्चों का ट्यूशन लगवाएंगे दोस्तों। कहीं ना अगर बच्चे क्या है, तो दोस्तों जो ये प्रश्न नंबर जो 29 है 29 है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि इसमें माता पिता को बुलाएंगे, ये गलत है दोस्तों, अर्थात चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा क्या, उनमें क्षमता नहीं है, तो ऐसे कोई बात नहीं दोस्तों, तो तीसरा भी गलत। दूसरा देखते हैं याद करेंगे, ये भी गलत है। तो कहीं ना कहीं हम कहाँ जाएंगे, प्रश्न 29 के ऑप्शन नंबर पहले पे ही क्या करेंगे, जाएंगे कि कक्षा की गतिविधि के समय और गृहकार्य के देने के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न और ये हम लोग का अंतिम प्रश्न दोस्तों होगा। तो प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, कह रहा है कि समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका दोस्तों होती है। पहला देखते हैं कि बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। दूसरा क्या, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मार्गीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। फिर क्या, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों। और सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अगली क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले दोस्तों। यहाँ कहीं ना अवसर मिलने की जहाँ बात आती है, कहीं ना कहीं वो 100% क्वेश्चन क्या होता है, वो ऑप्शन सही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 30 के ऑप्शन नंबर चौथे की तरफ दोस्तों जाएंगे कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास में अवसर मिले, अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा किया जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस बार इतने अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होता। और यदि आप लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम लोग का जो वीडियो पड़ता रहे आपके पास वो वीडियो पहले मतलब क्या हो, समय पे समय वो आपके पास उपस्थित हो। और हमारे साथ दोस्तों आप जुड़ने के लिए प्रयास करिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, आपको पैडागॉजी की जो क्वेश्चन होती हैं उसको हम बराबर करवाते रहेंगे। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग की जो CDP पोर्शन होती है वो काफ़ी भी क्या करेंगे, हम मजबूत कराएंगे, ताकि आप 30 में से कम दोस्तों हम 27 या 28 की बात करते हैं दोस्तों, 27 या 28 की आप उसमें से प्राप्त कर ले दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसी के साथ में विराम लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।